अगर हम भारत की नदियों को सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें समझ रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था की वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस जमीन को सींचा है। देखिए, इन नदियों का जो हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल महत्व है ना, वो बहुत गहरा है। सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं ने इन्हीं के किनारों पर जन्म लिया। बड़े बड़े साम्राज्य यहीं फले फूले। इन्हें हमेशा से पूजा जाता रहा है और गंगा तो आज भी एक जीती जागती देवी मानी जाती है। अच्छा, अब जरा इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। ये 40% का आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे देश की कुल जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा अकेले गंगा बेसिन से आता है। सोचिए, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी इसी पर टिकी है। तो सवाल ये है कि भारत के इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स रिवर सिस्टम को समझें कैसे। इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे दो मुख्य परिवारों या कह सकते हैं दो सिस्टम्स में बांटकर देखना। और ये दोनों परिवार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हमें मिलती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां जो एकदम यंग हैं, एनर्जी से भरी हुई हैं और ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो बहुत पुरानी, एकदम मैच्योर हैं और पूरी तरह से बारिश के पानी पर डिपेंडेंट हैं। और इसी वजह से इनके बहने के तरीके में भी एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हिमालय की नदियां 12 मासी हैं, मतलब ग्लेशियरों की वजह से इनमें साल के 365 दिन पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी यानी सीजनल होती हैं, जिनका पानी मॉनसून की बारिश के साथ ही घटता बढ़ता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हिमालय से निकलने वाले इन युवा जायंट्स की। ये वो 3 बड़ी नदी प्रणालियां हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया। और जब हम हिमालय की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जाहिर है गंगा का ही आता है। ये सिर्फ हमारी राष्ट्रीय नदी नहीं है, बल्कि इसका बेसिन यानी इसका वाटर कैचमेंट एरिया पूरे भारत में सबसे बड़ा है। ये हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। गंगा का जन्म किसी एक जगह से नहीं होता। ये असल में हिमालय में 5 पवित्र संगमों, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं, की एक पूरी यात्रा है। और आखिरकार देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं, तब जाके बनती हैं हमारी गंगा। और हाँ, गंगा का ये सफर अकेला नहीं है। यमुना, सोन, घाघरा और कोसी जैसी कई बड़ी बड़ी सहायक नदियों, जिन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, इसमें आकर मिलती हैं। ये सब नदियां मिलकर एक इतना बड़ा जाल बनाती हैं जो पूरे उत्तर भारत की लाइफलाइन है। अब बात करते हैं एक और विशाल नदी की, ब्रह्मपुत्र। भारत में ये नदी अपनी लंबाई के लिए नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त पानी के बहाव और चौड़ाई के लिए जानी जाती है। और इसी इमेंस पावर की वजह से जब इसमें बाढ़ आती है तो ये विनाशकारी हो जाती है। इसीलिए इसे असम का शोक भी कहते हैं। और इस लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है इंडस सिस्टम यानी सिंधु नदी प्रणाली। इसका जिक्र 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी के बिना अधूरा है। ये ट्रीटी आज भी इतने सालों बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का सबसे मजबूत आधार है। तो ये तो हुई हिमालय की युवा नदियों की बात। चलिए अब चलते हैं दक्षिण की ओर और बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन धमनियों की। ये नदियां हिमालय की नदियों से उम्र में कहीं ज्यादा पुरानी और अपनी चाल में ज्यादा स्थिर हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। ये प्रायद्वीपीय नदियां जब समंदर में मिलती हैं तो 2 अलग अलग तरह के मुहाने क्यों बनाती हैं? कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं तो कुछ एस्चुअरी यानी ज्वारनदमुख। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका जवाब छुपा है उस पठार की ढलान में, उसकी टोपोग्राफी में। ये पठार जो है वो ईस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, तो जो नदियां ईस्ट की तरफ बहती हैं उन्हें समंदर तक पहुंचने के लिए एक लंबा और धीमा रास्ता मिलता है। इस सफर में वो अपने साथ लाई मिट्टी को जमा करती जाती हैं और बनाती हैं उपजाऊ डेल्टा। दूसरी तरफ जो नदियां वेस्ट की तरफ बहती हैं वो खड़ी और संकरी घाटियों से तेजी से गुजरती हैं और सीधे समंदर में मिल जाती हैं, एक फनल जैसा मुहाना बनाते हुए। इसे ही एस्चुअरी कहते हैं। अगर ईस्ट फ्लोइंग नदियों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना हो तो वो है गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
अपने विशाल आकार की वजह से इसे अक्सर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और वेस्ट फ्लोइंग नदियों में नर्मदा की कहानी तो बिल्कुल ही यूनिक है। ये विंध्य और सतपुड़ा इन दो बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक दरार घाटी, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उससे होकर बहती है। यही बात इसे दूसरों से अलग बनाती है। तो ठीक है, हमने इन नदियों की ज्योग्राफी तो समझ ली, लेकिन आज के ज़माने में, आज की दुनिया में इन नदियों का क्या रोल है? ये हमारे जीवन, हमारे विकास और हमारी राजनीति से कैसे जुड़ी हैं? मैंने इनकी ताकत को हमने बिजली बनाने और सिंचाई के लिए हार्नस किया है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, ये सब बड़े बड़े डैम्स इसी के तो उदाहरण हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि शहरों और नदियों का कितना गहरा रिश्ता है। दिल्ली यमुना के किनारे, कोलकाता हुगली के किनारे और सूरत तापी के किनारे। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत के ज्यादातर बड़े शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं और फल फूल रहे हैं। लेकिन जब एक ही नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है तो पानी के बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होना भी स्वाभाविक है। कावेरी, कृष्णा और रावी ब्यास जैसी नदियों का पानी किन राज्यों में कितना बटेगा, इसे लेकर दशकों से विवाद चल रहे हैं। और यहीं हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये नदियां तो हजारों सालों से बह रही हैं, बिना किसी बॉर्डर को जाने, लेकिन हमने, इंसानों ने, राज्यों और देशों की सीमाएं बना दी हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस बदलती दुनिया में ये प्राचीन नदियां और हमारी बनाई ये आधुनिक सीमाएं एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।